प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर चर्चा करेंगे, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक दी गई है, तो आप पहले पिछले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। पहले तो हम समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, पहले देखते हैं भाज्य संख्या और एक हमें देखनी है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड होता है एक। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कटेंगी, जिनमें या तो एक का भाग जाएगा और या फिर उनमें खुद का ही भाग जाएगा, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम देखते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 और आगे ये बढ़ती चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी वे संख्या जो एक से तो कटती हैं और खुद से भी कटती हैं, लेकिन इसके अलावा वो और किसी संख्या से भी कट जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं अपन भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी कौन सी हो जाती है? 4 के बाद फिर 6, फिर 8, 9, 10, फिर 12 और ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या समझा? अभाज्य संख्या जो एक से या खुद से कट सकती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं, और भाज्य संख्या जो एक से तो कटती हैं और खुद से भी कटती हैं, लेकिन इसके अलावा वो अन्य किसी संख्या से उनमें क्या होता है? भाग चला जाता है। ठीक है, तो देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अब हम समझते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे हम मानते हैं कोई भाज्य संख्या लेते हैं। मान लो हमने एक भाज्य संख्या ली है, क्या? 6 ले ली है, क्या? 6। तो इसको अपन इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 3 आएगा। अब ये क्या कहते हैं कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है, इस 6 को हम कैसे इसके गुणनखंड कर सकते हैं? या तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, मतलब कि अगर इनके क्रम पर कोई ध्यान न दिया जाए, चाहे 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, तो ये क्या होता है? ये एक अद्वितीय होता है। मतलब ये जो गुणनखंड है वो क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। मतलब इनके अलावा 6 के इनके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो यदि हम 6 को अगर हम व्यक्त करना चाहें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं या 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक बार इसका कथन फिर पढ़ते हैं हम। क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो हमने इस पर चर्चा कर ली है, किस पर? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 5। क्या देखते हैं? उदाहरण नंबर 5। देखिए, उदाहरण नंबर 5 कहता है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। वो कहते हैं कि संख्याएं 4n पर क्या करना है? विचार करना है, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब है कि संख्या 4n है, 4n जहां पर n का है क्या है? एक प्राकृत संख्या है। n बराबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कोई भी प्राकृत, जहां n बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। अब हम यानी इस पर देखते हैं हम किसके बारे में विचार करने में। 4 पे घात 1, 4 पे घात 2, 4 पे घात 3 या 4 पे घात 4। तो 4 पे घात 1 क्या आएगा? 4, 4 पे घात 2 16 और 4 पे घात 3 64। यानी हम देखते हैं कि यहां पर 4, 6 और 4 अंक आ रहे हैं और हमें क्या चाहिए कि 4n के लिए कोई भी संख्या क्या हो सकती है? ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4n का मान क्या आ जाए? अंत में 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। तो हम देखते हैं अगर कोई भी संख्या अगर जो 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान लो ये संख्या है कोई, मान लो 20 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, अगर ये कोई संख्या है वो 0 पर समाप्त तो हो रही है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें क्या जाना चाहिए? 10 का भाग जाना चाहिए। 10 का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। और 10 का भाग जाने के लिए 10 के क्या होते हैं? 10 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होंगे? 2 गुणा 5। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें 10 का भाग जाता है, और 10 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएंगे? 2 गुणा 5। यानी कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसमें अभाज्य गुणनखंडों का जो रूप है वो क्या होगा? 2 गुणा 5 के रूप का। यानी जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होने चाहिए? 2 गुणा 5 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो सकती है? 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि 4n, क्या देखते हैं? 4n के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आएंगे 2 गुणा 2 पे घात n, 2 गुणा 2 पे घात n। यानी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर तो हम कह सकते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n के अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए बच्चों, हमने अभी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ा है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ही क्या होती है? संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने की विधि होती है। और जो हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी उसके अनुप्रयोग है क्या? कि हम संख्याओं का क्या कर सकते हैं? संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का हम प्रयोग करके क्या करते हैं? ये इन संख्याओं का क्या करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 6 और 20, कौन कौन सी संख्या है? 6 और 20। तो पहले हम क्या करते हैं? इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2,
और 3 1, यानी 6 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। क्या? 6 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम करते हैं 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 1। ठीक है, हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त क्या होते हैं? 20 2, यहां 2 बार आया है तो हम 2 पे घात 2 लिख देते हैं, गुणा 5। अब देखते हैं हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6,20। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या देखना है, जो यहां पर गुणनखंड आए हैं उसमें से हम दोनों में से कॉमन संख्याएं लिख लेनी है। अब देखो कॉमन संख्या क्या है यहां पर? 2। ओनली कॉमन गुणनखंड कौन सा है हमारा? 2। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। यहां पर 3 है तो यहां पर 3 नहीं है, 5 यहां पर है तो 5 यहां पर नहीं है, यानी हम सिर्फ इसमें से क्या लिख सकते हैं? 2 को ही कॉमन ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन कॉमन फैक्टर में क्या करनी है? कम घात चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? कम घात। जैसे इसकी 2 पे घात 2 है और हमें इस पे 2 पे घात क्या मानना है? 1। तो हमें क्या लिखना है? 2 पे घात 1, यानी इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM 6 और 20। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से जितने भी आपको अभाज्य गुणनखंड यहां पर दिखाई दे रहे हैं उन सभी को यहां पर लिख लेना है। जैसे 2 गुणा 3 भी लिख लेना है, गुणा 5 भी लिख लेना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी सबकी अधिकतम घात को यहां पर चढ़ा देना है। जैसे दोनों में 2 की अधिकतम घात क्या है? 2। 2 चढ़ा दी। 3 की अधिकतम घात 1 और 5। अब इनका हमें क्या करना है ना? गुणा कर लेना है, तो वो हमारा क्या होगा? LCM। 5 दिए 15 और 15 चौको 60। LCM आएगा इसका 60। उदाहरण नंबर 7 है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 96 और 404 के क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो क्या आते हैं? 2 से काटो 48, फिर 2 से करो 24, 12, 6, 3, 1। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर 96, क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 आया है। अब 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार। ठीक है, गुणा क्या आया है? 3। 3 कितनी बार है? 1 बार। तो 1 पर कोई घात चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम करते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से ये आ जाएंगे 202, फिर आएगा 2 से 101 और 101 खुद आप में अपने आप में क्या होती है? एक अभाज्य संख्या होती है, तो इस 101 से ही कटेगा। ठीक है, तो 404 के जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 और 101। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 पे घात 2 चढ़ा देंगे, गुणा 101। देखिए अब हमें इसका LCM, जिसका HCF 96,404। HCF हम निकालने के लिए क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कॉमन गुणनखंड यहां पर लिख लीजिए। तो कॉमन गुणनखंड क्या है हमारा? ओनली 2 है कॉमन, इसमें भी और इसमें भी। और उसकी क्या करना है? हमें सबसे छोटी घात लिखनी है। तो यहाँ 2 पे घात 5 है, यहाँ 2 पे घात 2 है, तो हमें क्या लिखना है? 2 पे घात 2। ठीक है,
तो यानी इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2, जो जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 4। ठीक है, अब हमें लिखना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने भी हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उन सभी को लिख लेना है। तो एक तो हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणा, एक हमें प्राप्त हुआ है 3 और एक हमें प्राप्त हुआ है 101। ठीक है, अब हमें इनमें से क्या करना है, बड़ी घात को लेनी है। तो यहाँ पे देखो 2 में 2 पे घात 5 और 2 पे घात 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 3 पे घात 1 ही है 1, और 101 पे घात भी क्या है 1 है। तो हम क्या करते हैं, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम प्राप्त होगा वो आएगा 96। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। उदाहरण नंबर 8 है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सभी के क्या करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो इसको हम 2 से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 2 और 3, यानी 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 एक बार लिखा है और 3। ठीक है, अब हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 36, 2 से काटा 18, 3 से 2 से काटो फिर 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे, एक तो 2 आएगा और 3 आएगा। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 पे घात 3 और 3 है 2 बार तो घात 2। अब हम करते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो कितना आएगा 60, 2 से काटो 30, 2 से काटो 15, फिर 3 से काटो तो क्या आएगा 5, और फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 1। यानी 120 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं वो आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 पे घात 3, 3 एक बार है और 5 एक बार है। ठीक है, अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं पहले, एचसीएफ कितने का, 6, 72, 120 का। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। प्रत्येक कॉमन जो गुणनखंड है उसकी क्या होती है, सबसे छोटी घातें क्या होती हैं, एचसीएफ होता है। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, तो क्या है 2, तीनों में 2 कॉमन है, गुणा एक क्या है 3 कॉमन है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर 2 की सबसे छोटी घात है 2 पे घात 1, और 3 की सबसे छोटी घात भी है क्या, 3 पे घात 1। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अब देखते हैं हम एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6, 72, 120। तो बराबर हमें क्या लिखना है, हमें देखना है अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, कोई भी अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है। ठीक है, यानी हमें जितने भी गुणनखंड है सभी को लिख लेने हैं। देखो क्या 2 है, 3 है और 5 भी है, इधर भले ही ना हो लेकिन हमें फिर भी 5 यहां पर एलसीएम में लिखना होगा। 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, और 3 की अधिकतम घात कितनी है 2। ठीक है, तो हम इनका जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, फिर 3 कितना लिखना है 2 बार और 5। ठीक है, तो देखो इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 360। जो इसका एलसीएम होगा वो आएगा 360।